जय राम जी की। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मार्वल्स में। तो एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने मैं आपका भाई, लेकर आपके सामने एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 की प्रीवियस ईयर की शिफ्ट। तो आज हम करेंगे सीजीएल 2023 की 14 जुलाई 2023 की सेकंड शिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, टू साइक्लिस्ट्स आर राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर व्हाट टाइम इन आवर्स विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 75 किलोमीटर के एक गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में दो साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सवारी कर रहे हैं। कितने समय बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी? इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, जितने समय में वे दोनों अलग अलग समय लेते होंगे एक चक्कर लगाने में, ठीक है, तो उस समय का एलसीएम लेना है हमें, वही आंसर है। कैसे देखते हैं भाई। कोई मेरा सर्कुलर ट्रैक है, कुछ ऐसा होगा होगा मैं मानता हूँ भाई, यहाँ से रेस स्टार्ट करी थी उन्होंने ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक ठीक है, तो मान लो दो रेसर है। मैं मानता हूँ पहला रेसर कितना समय लेता होगा भाई, T1 टाइम लेता है पहला रेसर, ठीक है। और पूरा सर्कुलर ट्रैक कितने किलोमीटर का है भाई? 75 किलोमीटर का है। और भाग रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो पहला रेसर कितना समय लेगा भाई? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 75/30 कितना होगा? 15 पिच 75, 15 दूनी 30 बराबर 5/2 घंटे। कौन ले रहा है? पहला रेसर, ठीक है। भाई दूसरा रेसर कितना टाइम ले रहा है? मैंने T2 बोल दिया, ठीक है। ठीक है भाई, वो लेगा कितना टाइम? भाई दूरी तो सेम है, 75 किलोमीटर। चाल हो गई उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 से कम 25, 25 या 75 बराबर 3 घंटे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये दोनों दोबारा इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे कितनी देर बाद। तो ये होगा भाई एलसीएम किसका भाई? 5/2 और 3 का कितना होगा भाई? जब भी कोई फ्रैक्शन में मेरा एलसीएम निकालना हो तो इस 3 को मैं 3/1 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। 3 को 3/1, ठीक। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। ऊपर क्या है? न्यूमरेटर, अंश। तो अंश क्या है? 5 और 3, इसका एलसीएम होगा 15। और नीचे जो हर है उसका एचसीएफ ले लो, 2 और 1 का एचसीएफ होगा 1 बराबर 15 घंटे। मेरा आंसर। एलसीएम आता है ना भाई निकालना। एलसीएम क्या होता है? 5 और 3 का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दोनों के पहाड़े में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो वो संख्या होती है 15। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, ठीक है भाई। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? महत्तम समावर्तक एक ही है भाई, ठीक है भाई। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पी क्यू से 2 गुना कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम में एक कार्य को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या क्या है? निकटतम पूर्णांक तक, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू से दोगुना कुशल है, मीन्स इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 होगी तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई? 2। यही कह रही है पहली लाइन, ठीक है। तो आपको पता है अगर कोई काम करने में जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा तो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे एफिशिएंसी का रेशियो है पी और क्यू का 2:1, 2:1, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 1:2 हो जाएगा। पता है ना ये बात क्या, कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है भाई, ये पहले बताया हुआ है। वैसे ये इतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप ये समझो कि कोई काम करते समय जो मेरा एफिशिएंसी का रेशियो होगा दो जनों का, उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम का रेशियो होगा 1:2। तो इसका मतलब अगर P 1 यूनिट समय लेगा तो Q लेगा 2 यूनिट समय। तो P Q से कितना समय कम ले रहा है भाई? 1 यूनिट समय कम ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोल रहा है भाई? 1 यूनिट ना लेकर 40 दिन कम ले रहा है। कितना
भाई 40 दिन। कितना गुना है भाई 40 दिन? भाई 40 गुना है ये तो। इसका मतलब पी भी 1 यूनिट समय की जगह कितना समय ले रहा होगा भाई? 40 गुना समय ले रहा होगा। कितना? 40 दिन। तो भाई यहाँ से आप देख लो वर्क मेरा कितना हो गया। वर्क इज इक्वल टू पी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और पी ले रहा है 40 दिन का समय, तो वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू 80 यूनिट। भाई वर्क कितना हो गया? 80 यूनिट काम है टोटल करने के लिए। ठीक है भाई। अब पूछ रहा है बताओ भाई कितना समय लगेगा दोनों जब एक साथ काम करेंगे। टी पूछ रहा है। टी बराबर होता है वर्क, टोटल वर्क है 80 यूनिट, बट्टे में एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई? पी की 2, क्यू की 1, दोनों की कुल एफिशिएंसी 2 और 1 3 हो गई। तो समय होगा 80/3 बराबर 27 सहित 1/3 दिन। लेकिन बोल क्या रहा है? निकटतम पूर्णांक में आंसर चाहिए। तो भाई 27.33 का निकटतम पूर्णांक क्या हुआ भाई? 27 मेरा आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चुनाव में कौन है? मतदाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, ठीक है, और 500 मत अवैध थे। ओके। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 मतों से हराया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना मत दिया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? देखो भाई, टोटल मेरे पास कितने मतदाता थे भाई? मैं मान लूँ 100x। अब आप बोलोगे भैया ये 100 क्यों नहीं माना, 100x क्यों माना? बताता हूँ उसका रीज़न। क्योंकि मुझे ये 500 घटाना पड़ेगा। मुझे ये 100 अगर मैं मानता हूँ, 100 क्या होता? मेरा रेशियो होता ना, अनुपात होता। और अनुपात में से जो एग्जैक्ट वैल्यू है 500 और ये 200, मुझे घटानी और जोड़नी पड़ती लास्ट में। और मैं रेशियो में से एग्जैक्ट वैल्यू को घटा और जोड़ नहीं सकता कभी। ध्यान रखना, मैं कब घटा और जोड़ सकता हूँ? जब मैं कोई कोफिशिएंट लगा दूंगा। किसके साथ? रेशियो के साथ। ठीक। अब अगर मैं 100x में से 500 माइनस करना चाहूँ ना, तो मैं बड़े प्यार से कर दूंगा। ठीक है भाई। इसीलिए मैंने कुल मतों की संख्या मानी 100x। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब बोल रहा है भाई 2% व्यक्तियों ने तो भाग ही नहीं लिया। तो 100x में से 2% ने भाग नहीं लिया तो कितने कम हो गए? 2x कम हो गए। बचे कितने भाई? 98x। यही तो कह रहा है, बिल्कुल। अब क्या हुआ भाई? 500 मत तो अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब जो टोटल वैध मत बचे कितना भाई? 98x माइनस 500। यही तो मेरे टोटल वैध मत बचे, है ना भाई? बिल्कुल। अब वो कह रहा है भाई ए ने बी को हरा दिया और 200 मतों से, ठीक है, वो बात की बात है। और ए को मिले कितने? नामांकित व्यक्तियों में से 43% के वोट मिले ए को। इसका मतलब नामांकित थे 100x, तो ए को कितना मिला भाई? 43x, 43x ए को मिला। यही तो कह रहा है, बिल्कुल सही बात। अब देखो, टोटल वैध मत थे 98x माइनस 500, जिसमें से 43x मिल गया किसको? ए को। तो भाई बी को कितना मिला होगा भाई? इस पूरे में से 43x घटा दो। घटा दें तो कितना बचेगा भाई? भाई ये बचेगा आपका 55x माइनस 500। ठीक, यही तो बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। क्यों? आप खुद देखो, 98x माइनस 500 में से 43x तो यहाँ रह गया, ए को मिल गया। तो बचा हुआ 55x माइनस 500 किसको मिलेगा? बी को। और कह क्या रहा है? ए ने बी को कितने अंतर से हराया? 200 मतों के अंतर से। तो इसका मतलब इसका अंतर ही तो 200 है। कह दूं? बिल्कुल भाई, यही कह रही है क्वेश्चन की लाइन। ठीक। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा भाई 12x, ये माइनस का 12x प्लस का 500 बराबर 200। तो यहाँ से आ गया भाई 12x बराबर
300 और x बराबर कितना आ गया भाई मेरा 4×3=12, 2 5 25। तो भाई अब मुझसे क्या पूछा है, जो भी पूछा है मैं वो बता सकता हूँ। पूछ क्या रहा है, तो डाले गए मतों की संख्या क्या है। भाई टोटल मत थे मेरे 100x, 2% ने वोट नहीं डाले। डाले टोटल कितनों ने है भाई, ये 98x, इतने लोगों ने मत डाले हैं टोटल, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, लेकिन डाले तो 98x ने है ना। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, x बराबर 25 है, वैल्यू पूछ रहा है 98x की। 98x हो जाएगा 98 × 25 बराबर कितना होगा, 25 24 2400 और 50, ये होगा भाई मेरा 2450, मेरा आंसर ऑप्शन। क्या बोल रहा है भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसका मूल्यांकन करना है, मीन्स इसकी वैल्यू बतानी है बेसिकली। साइन 25 साइन 65 माइनस कॉस 25 कॉस 65 की वैल्यू, ठीक है भाई बिल्कुल बता देंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है भाई, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, होता है ना, बिल्कुल होता है। ठीक है भाई, यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ, माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर, अब ये माइनस वाली टर्म पहले आ जाएगी और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। आंसर ये 2 सेकंड का है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फॉर्मूला बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब आप ये देख लो, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। देखो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, जहाँ पर ए हो गया 25 डिग्री और बी हो गया 65 डिग्री, कह दूँ, बिल्कुल भाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बराबर किसके हो जाएगा, इसको देखो, साइन 25 इंटू में साइन 65 माइनस कॉस 25 इंटू में कॉस 65 बराबर हो जाएगा माइनस कॉस 25 प्लस 65 के, कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। और भाई ये बराबर किसके हो जाएगा, माइनस कॉस 90 के बराबर माइनस ज़ीरो। अब ज़ीरो चाहे माइनस में हो प्लस में हो, होता ही नहीं, ज़ीरो तो न्यूट्रल होता है, ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो मेरा आंसर ऑप्शन सी। 1 सेकंड का क्वेश्चन था बेसिकली ये, लेकिन आपको समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भूलने नहीं चाहिए। चाहे कितना भी शॉर्ट ट्रिक याद रख लो, वो सारी शॉर्ट ट्रिक बेसिक से ही निकली होती है, इसीलिए बेसिक हमेशा आना चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, 2020 में 6 गाँव की आबादी दे रखी है परसेंटेज के हिसाब से। वो पाई चार्ट बेसिकली वर्ड पे इतना अच्छा बन नहीं पाया मुझसे, क्योंकि मुझे वर्ड इतना अच्छा आता नहीं है। तो क्वेश्चन टाइप करने के बाद मैंने हाथ से ही बना दिया पाई चार्ट। कोई डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बाकी कोई बात नहीं है। और एक कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब हाथ से ठीक बनाए, आपको सुटेबल लग रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक पाई चार्ट दे रखा है जहाँ पर 6 गाँव की आबादी दे रखी है परसेंटेज में। वो 6 गाँव हैं, A B C D E और F। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इज इन 2020 वॉज 10,500, वॉट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020। हिंदी में देख लेते हैं। 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी, तो 2020 में गांव ए की जनसंख्या क्या थी। भाई देखो क्या बोल रहा है, डी की जनसंख्या यहाँ पर कितनी है 8%, जबकि यहाँ पर नंबर में कितनी है 10,500। तो मैं कह दूँ भाई 8% बराबर किसके भाई 10,500 के।
ठीक है। पूछ रहा है किसकी भाई, ए की जनसंख्या पूछ रहा भाई, ए की कितनी है, ए की है 12%, तो 12% बराबर किसके हो जाएगा भाई 10,500 बट्टा 8 गुणा में 12। ये काटोगे तो 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 हो जाएगा, बराबर कितने के आएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 750 मेरा आंसर 15,750 ऑप्शन बी। ठीक, नहीं तो आपको पहले बताया है कि वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, यही है कॉन्सेप्ट, यही है, लिखने का तरीका अलग है क्या, कि 10,500 वैल्यू किसकी भाई 8% की, और पूछा किससे है, किसकी वैल्यू पूछिए, चाहिए वैल्यू किसकी भाई 12% की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे लिख दो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सीधे सीधे आपका 15,750 आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। 64x³ प्लस 38x² वाई प्लस 20xy² प्लस y³ का मान क्या है जब x बराबर 3 और y बराबर -4 है। दोबारा देख लीजिए, 64x³ प्लस 38x² वाई प्लस 20xy² प्लस y³ इज इक्वल टू वट व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। ठीक है भाई, भाई बेसिकली आपकी कैलकुलेशन चेक करने का तरीका है, और कुछ नहीं, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज होगी तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। कैसे, देखो भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन और कॉमन सेंस, उससे ऊपर नहीं है क्वेश्चन। मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ क्या। देखो भाई, एक्स बराबर किसके है 3 के, है ना, ठीक है, तो 64 किसका क्यूब होता है भाई 4 का क्यूब, और x बराबर 3 के है तो 4 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब। तो इसको मैं कह दूँ, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, इसको कह दो भाई ये हो तो हो गया मेरा 12 का क्यूब, होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखो भाई y मेरा माइनस में है, तो जहाँ जहाँ y का स्क्वायर होगा तो वहाँ वहाँ की वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, और जहाँ जहाँ y की पावर ऑड रहेगी, विषम रहेगी, जैसे कि यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो वो वैल्यू मेरी माइनस में चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया, x तो पॉजिटिव है, 38 भी पॉजिटिव है, और y यहाँ नेगेटिव है, तो ये जो भी निकलेगा मेरा ये क्या होगा माइनस होगा, माइनस। ठीक, अब इसको क्या लिखूँ मैं, है ना भाई, इसको क्या लिखूँ, देखो ये हो जाएगा 38, एक स्टेप आपको खोल के दिखाता हूँ, 38 गुणा में, देखो x², 3 तिया 9 चौक 36, होगा बिल्कुल होगा, और मैंने ये 36 माइनस y का माइनस पहले ही लगा दिया यहाँ। ठीक, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा भाई 20 गुणा में 3 गुणा में, भाई ये y का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, होगा बिल्कुल होगा ना, 4 चौक 16 तिया 48 दूनी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। और ये फिर y का क्यूब हो गया, इट मीन्स जो भी आएगा या नेगेटिव आएगा, और y की वैल्यू है -4, माइनस मैंने पहले ही लिख लिया, तो y का क्यूब कर देंगे, 4 चौक 16 चौके 64। ठीक है भाई, ठीक है। ये लाइन आपको लिखने की वैसे ज़रूरत थी नहीं, सीधे आप लिख सकते थे कैसे, लेकिन मेरा काम है समझाने का, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल खोल के बताऊंगा। 12 का क्यूब याद है कितना होता है 1728, भाई इसको देखो लिखने का तरीका 38 गुणा 36, भाई ये तो यार क्या हो गया, कैलकुलेशनों की पहाड़ी याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा फालतू। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिखो भाई, इसको मैं 37 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, a² - b² a+b ये रहा, a-b ये रहा, भाई ये सोचने का तरीका है, मैंने इसीलिए लिखवाया है आपको ये। हालांकि मुझे तो ये देख के ही यहाँ समझ में आ गया था, 38 गुणा 36 करके 37 का स्क्वायर -1 बराबर 1369 -1 1368, सीधे सीधे दिख रहा है मेरे को। क्यों, क्योंकि मुझे 37 का स्क्वायर याद है, 50 तक ऑलमोस्ट याद ही हो जाने चाहिए, प्रैक्टिस कर करके याद हो गया है, हालांकि याद तो मैंने 30 31 तक ही किए थे। तो अब इसको देखिए, ये हो गया 37 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये होगा 20 तिया 60, 16 × 96, कितना हो जाएगा 16 तिया 48 दूनी 960, होगा बिल्कुल होगा।
और ये 64 माइनस का 64। ठीक है, अब आपका फाइनल लाइन। भाई देखो ये हो गया आपका 1728। मैं एक एक स्टेप लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। माइनस ये हो जाएगा 1730 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1369, 1339 होता है कि नहीं? ये बताओ। सॉरी 1369, 1369 होता है ना। अब 1369 में से एक माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1368 प्लस का 960 और माइनस का 64। ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको आप ऐड कर दीजिए, 1728 और 960 को जोड़ लीजिए, 17 9 26, 60 70 80 88, ये हो जाएगा आपका। प्लस का हो जाएगा 2688 और माइनस का हो जाएगा आपका 1300। 1368 32 जोड़ो 1400, 1432। ठीक, ये आपका आएगा कितना? 1256 आपका आंसर। एक बार क्रॉस चेक, 1256। ठीक है, 5 2, ठीक है 1256 आपका आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको बहुत बार पहले भी करा है। ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, एक एक दिन जो काम छोड़ के करते हैं। तो पहला काम क्या है भाई? एक्स और वाई कितना कितना दिन लेते हैं भाई? ये एक्स लेता है 9 दिन और वाई लेता है 36 दिन। पहला काम है एलसीएम लो और काम खत्म। 9 और 36 का एलसीएम होगा 36, 36। जो भी एलसीएम आता है वो होता है मेरा वर्क। 9 दिन और 36 दिन है मेरा टाइम। अब 9 दिन में 36 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे भाई? 4 यूनिट काम। 36 दिन में वाई 36 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में करेगा 1 यूनिट काम। ठीक, तो ये एफिशिएंसी आ गई। एक्स की एफिशिएंसी है 4 और वाई की एफिशिएंसी है 1। तो भाई कह क्या रहा है? बारी बारी एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं। पहले दिन कौन कौन काम कर रहा है? डे 1, 1 डे कौन काम कर रहा है? एक्स काम कर रहा है। कितना करेगा? 4 यूनिट करेगा ना, बिल्कुल। फिर अगला दिन, अगला दिन कौन काम करेगा भाई? वाई काम करेगा। कितना? 1 यूनिट। तो मैं, और यही साइकिल चलता रहेगा। तो मुझे पता चला भाई टोटल भाई 2 दिन बराबर कितना काम है? 5 यूनिट। अगर यही साइकिल चलता रहे तो 2 दिन में ये दोनों 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक, तो भाई मुझे क्या करना है यहाँ से? टोटल वर्क है मेरा 36, तो 36 से सबसे नज़दीक और 36 से छोटी वो संख्या जो 5 का मल्टीपल हो, तो कौन सी है भाई? मुझे पता है 35 है। ठीक है, होता है ना 35। तो मुझे 35 यूनिट काम करवाना है पहले इसी साइकिल से। 2 दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, काम करवा रहा हूँ मैं 35 यूनिट। अभी तो कितना गुना? 7 गुना। तो समय कितना लेगा भाई? समय भी वो 7 गुना लेगा, लेगा ना। कितना दिन? 14 दिन। तो भाई देखो 14 दिन में कितना काम हो गया? 35 यूनिट, लेकिन काम टोटल है 36 यूनिट। अब देखो 2 दिन के बाद फिर किसका नंबर आएगा भाई? अब दोबारा एक्स का नंबर आएगा, क्योंकि एक साइकिल खत्म होने के बाद वाई का नंबर खत्म हो जाता है। तो जब अगली साइकिल शुरू होगी फिर दोबारा एक्स का नंबर आएगा। अब काम करना है कितना यूनिट? 35 यूनिट काम हो चुका है, 1 यूनिट और काम करना है। इसको यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से दिखाने के लिए। 14 दिन बराबर 35 यूनिट काम। ठीक, अब काम करना है भाई 1 यूनिट। कितना काम करना है भाई? 1 यूनिट। अब एक्स एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। एक्स एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा भाई? 1/4 दिन लेगा ना, लेगा कि नहीं? बिल्कुल लेगा भाई। ये 1 यूनिट काम करने में एक्स 1/4 दिन लेगा। अब देखो भाई काम कितना हो गया? 35 और 1 भाई 36 यूनिट काम हो गया टोटल। और समय कितना लगा? 14 और 1/4, 14 सहित 1/4 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार
1 किलो वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है, वह इसे 4% लाभ पर भी बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है भाई, दो दो स्थानों तक बताना है दशमलव के। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो भाई, मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। जब भी कोई रॉन्ग वेट का यूज़ करता है, गलत तोल का यूज़ करता है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है भाई? कितना किलो तोलना था उसको? 1 किलो तोलना था, लेकिन तोल रहा है 940 ग्राम। इसका मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा भाई? 940 से वो 1000 का प्रॉफिट कमा रहा है। कहने का ये मतलब है, अगर उसको सामान 940 रुपये का है भाई, आप ये मानो कि 1 ग्राम चीज़ 1 रुपये की थी, तो 1000 ग्राम चीज़ 1000 रुपये की होगी, 1 किलो चीज़ 1 रुपये की हुई। इसका मतलब है ना भाई, वो ग्राहक को 1 किलो की जगह 940 ग्राम दे रहा है, लेकिन ग्राहक को थोड़ी बताएगा कि मैं तुम्हें कम तोल के दे रहा हूँ। ग्राहक से तो पूरे 1000 रुपये लेगा ना वो 1 किलो के। अब ले रहा है 1000 रुपये और दे रहा है सामान 940 रुपये का। इट मीन्स 940 का सामान वो 1000 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमाएगा भाई? 60 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है 940 पर। ठीक है, तो परसेंटेज देखेंगे तो 60/940 गुणा में 100। अभी तो ये परसेंटेज आएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बोल रहा है कि वह 4% लाभ पर बेचता है सामान। अब 4% को मैं क्या बोल दूं भाई? आपको पता है 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखता हूँ? 1/25 लिखता हूँ ना। इसका मतलब अगर 25 रुपये की चीज़ है तो मैं 1 रुपये का लाभ कमा के 26 की बेच रहा हूँ। तो वो भी कर दो यहाँ भाई, 25 की चीज़ कितने की बेच रहा हूँ? 26 की। अब कर दो गुणा। अब गुणा करने से अच्छा है पहले काट लो इसको। कुछ कट रहा है? बिल्कुल। 25 से कम 25, 25 40 से जा रहा है ना? बिल्कुल। 1 0 से ये गया, 1 0 ये गया, 2 दूनी 4, 2 गुणा में 47, 47 से कम 47, 2 गुणा 26 बराबर 52। इसका मतलब अगर 47 रुपये का वो सामान दे रहा है तो ग्राहक से ले रहा है 52 रुपये। समझ रहे हो कितना रुपए प्रॉफिट कमा रहा है भाई? 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर भाई? 47 रुपये पर। इस पर परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 बराबर हो जाएगा 500 कितना? 47। ये आपका कुछ आएगा 470, 10.300, 5×6 = 30, 4×6 = 24, 6 दशमलव कुछ है, ऑप्शन मैच कर रहा है। ये रहा भाई ऑप्शन सी आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है और कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो ए डी बराबर क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या? देखो भाई, मुझे पहले ही दे दिया कि एंगल ए बराबर क्या है? 90 डिग्री। इट मीन्स समकोण त्रिभुज है और राइट एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, कुछ ऐसे होगा जिसमें एंगल ए बराबर ये रहा, तो भाई मैं यहाँ बी और सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी यहाँ कहीं होगा। ये लाइन बराबर इसके होगी। कह दूँ? बिल्कुल भाई, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो पूछ रहा है भाई बताओ ए डी बराबर किसके होगा? क्या पूछ रहा है? ए डी। है ये गलत हो गया। इसकी लेंथ पूछ रहा है, बताओ किसके रिस्पेक्ट में? बीसी के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन तो भाई बीसी 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 है ना? तो बताओ भाई क्या होगा। देखो, आपको अगर परिकेंद्र या सरकम सेंटर का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको एक बात पता होगी कि किसी भी परपेंडिकुलर ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, परिकेंद्र सरकम सेंटर कहाँ पर होता है भाई? जो हाइपोटेनियस होता है उसका मिड पॉइंट होता है। जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है वही मेरा सरकम सेंटर होता है। अब सरकम सेंटर क्या भाई? सरकम सेंटर वह बिंदु होता है जहाँ से अगर मैं एक वृत्त खींचना चाहूँ जिसको केंद्र मानकर, तो वह वृत्त अगर मैं एक बिंदु से गुजारूंगा ना, एक वर्टिसेस से ट्राइंगल के, तो वो बाकी 2 वर्टिसेस से भी होकर जाएगा। कहने का ये मतलब है, अगर मैं यहाँ सेंटर मानकर एक सर्कल बनाता हूँ जो सी से होकर जा रहा है, तो वो सर्कल ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। उतना अच्छा बन नहीं पाया,
लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब डी से बी की दूरी बराबर डी से सी की दूरी बराबर डी से ए की दूरी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों भाई मेरी होगी रेडियस। तो अब एक बात बताऊँ, ए डी की लेंथ पूछी है, ए डी क्या है? आर। बी सी क्या है भाई? 2r, आर प्लस आर 2r। तो मैं कह दूं भाई ए डी बराबर बी सी बट्टे 2। होगा कि नहीं? बिल्कुल। क्यों भाई? होगा ना। ये हो गया 2r, ये है मेरा r। तो r बराबर 2r बट्टे में 2 है ना भाई। तो ए डी बराबर क्या हो गया? बी सी बट्टे में 2। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 28 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 32 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए? देखिए भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो तरह से करेंगे। एक जिसको आप ट्रिक कह लो या बेसिक या फिर डायरेक्ट रिजल्ट कह लो, जो आपको सीधे याद रहेगा। कैसे? देखो भाई, सीधे मुझे मिक्सचर और मिल्क का रेशियो याद रहना चाहिए। क्या रेशियो होता है ये? भाई देखो, मेरा 32 रुपये प्रति लीटर का क्या था? दूध था, लेकिन मैंने उसमें कुछ पानी मिला दिया। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि पानी फ्री है, पानी की कोई कीमत नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। हालांकि अब तो पानी आपको बोतलों में 20 रुपए की एक बोतल मिलती है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से पानी की वैल्यू है 0 रुपये। ठीक। तो भाई देखो, जो भी दूध की प्योर दूध की वैल्यू है क्या 32 रुपये लीटर है, उसको यहाँ लिखो। और जो भी इम्प्योर दूध है, मिलावटी दूध है, उसकी कीमत लिखनी है कहाँ? यहाँ। जो भी रेशियो आ रहा है उसको काट दो। 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। ये आया कहाँ से ये भी बताऊंगा, भी चिंता मत करो। ठीक। तो भाई मिक्सचर और मिल्क का रेशियो क्या रहेगा? भाई जो भी बड़ी वाली वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी मिक्सचर, और जो भी छोटी वाली वैल्यू है वो हो जाएगा आपका मिल्क। ठीक। अब भाई देखो, मिल्क है 7 लीटर, मिक्सचर है 8 लीटर, तो भाई पानी कितना मिला है? भाई 1 लीटर पानी मिला है, सीधी सीधी बात है। तो भाई क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा था? दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए? भाई 1:7 के अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी मेरा आंसर। बोला भैया ये तो समझ में नहीं आया, कुछ और तरीके से समझाओ। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। क्यों? उससे इजी कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई। मेरे पास था एक्स लीटर मिल्क था, जिसका रेट है 32 रुपये प्रति लीटर। तो कुल कीमत क्या हुई उस मिल्क की? भाई 32 एक्स, यही तो कीमत हुई। भाई 1 लीटर दूध की कीमत है 32 रुपये, मेरे पास है एक्स लीटर दूध, तो टोटल कीमत क्या होगी भाई? 32x, है ना भाई। अब पानी की कीमत तो 0 रुपये है ना। तो पानी और दूध के मिश्रण को मैं किस हिसाब से बेच रहा हूँ, क्या कीमत पे बेच रहा हूँ? भाई ये तो बेच रहा हूँ 28 रुपये प्रति लीटर। अब मैंने मान लिया मैंने वाई लीटर पानी मिलाया उसमें, तो मिश्रण कितना हो गया भाई? एक्स प्लस वाई। कुल मिश्रण हो गया एक्स प्लस वाई लीटर, जिसकी कीमत है 28 रुपये प्रति लीटर, है ना भाई। तो कुल कीमत क्या होगी? 28 गुणा में एक्स प्लस वाई होगी ना। और ये दोनों मेरा बराबर होगा कि नहीं? यही तो कह रहा है क्वेश्चन। भाई मेरे पास 32 रुपये प्रति लीटर का दूध था, लेकिन मैंने उसमें पानी मिला दिया और अब मैं उसको सस्ते में बेच रहा हूँ, लेकिन बिक तो मेरा अल्टीमेटली उतने का ही रहा है ना। तो भाई इसी क्वेश्चन को कर दो सॉल्व। 28x यहाँ से आएगा आपका 4x बराबर 28y। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। भाई x बट्टे वाई क्या आ गया आपका? 7/1। पूछ क्या रहा है भाई? y/x पूछ रहा है, किस अनुपात में पानी मिला है? तो भाई पानी 1 और आपका दूध 7, 1:7 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में कुल 18,720 रुपये कमा लेती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में कुल 52,080 रुपये कमा लेती हैं। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना कमाएंगी? सिंपल क्वेश्चन है वर्क एंड वेजेस का, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हल्की इस कैलकुलेशन और काम खत्म। चलिए सॉल्व करते हैं इजीली। देखो भाई,
क्या बोल रहा है भाई, 5 महिलाएं, 5 वुमेन प्लस 9 लड़कियां, 9 गर्ल, कितने दिनों में? 9 दिनों में कितने रुपए कमाती है भाई? जो भी रुपए कमाती है वो होता है मेरा वर्क, बताया आपको वर्क एंड वेजेस का हिसाब। तो 18,720 रुपये कमाती है। बराबर में इक्वेशन बराबर कर लो, किसकी भाई? 9 महिलाएं, 9 वुमेन प्लस 16 लड़कियां, 16 गर्ल, 14 दिनों में कितने रुपए कमाती हैं? 14 दिनों में कितने? 52,080 रुपये। ठीक है, ठीक है भाई, 0 से 0 गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 9 अठे 72, बिल्कुल जा रहा है, जा रहा है। ये भी 14 से जाएगा, क्या 14 तिया 42, 14 84, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 372 से जा रहा भाई, सीधे सीधा। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये किससे जाएगा भाई? 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 4 तिया 12। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से आपका आ जाएगा 93 पंजे 465 वुमेन प्लस 9 निम 81, 3 निम 27, 837 गर्ल, बराबर 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 468 वुमेन प्लस 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 832 गर्ल। ठीक, यहाँ से वुमेन और गर्ल का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 वुमेन बराबर किसके? 5 गर्ल के। तो वुमेन बटे गर्ल बराबर 5/3, ये आ गया क्या? रेशियो। ठीक है, वुमेन और गर्ल का। ठीक है, बस ये रख दो, आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो, मान लो ये वाली उठा लो, तो भाई पहली वाली 5 वुमेन, वुमेन की जगह क्या रखेंगे भाई? 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 9 गर्ल, तो 9 गुणा में गर्ल की जगह 3, कितने दिनों में? 9 दिनों में कितने रुपए कमा रही है भाई? 18,720 रुपये। तो बराबर पूछ क्या रहा है? 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना कमाएंगी? 12 महिलाएं, 12 गुणा में महिलाओं की जगह कितना रखेंगे? वुमेन 5 प्लस 7 लड़कियां, 7 गुणा में लड़कियों की जगह रख दो 3, कितने दिनों में? 13 दिनों में। 13 दिनों में एक्स रुपये कमाती है भाई, बोल दूँ एक्स रुपये कमाती है। ठीक है, बस हो गया मेरा काम। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, ये हो गया आपका इतना। यहाँ से आपका एक्स आ जाएगा, एक्स बराबर 81 गुणा 13, ये कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 7 या 21, ये हो गया 81 गुणा में ये 13, गुणा में ये 2080, और बट्टे में ये जो यहाँ पर है ये बट्टे में चला जाएगा, 9 27, 5 पंजे 25, ये हो गया 52। ठीक, 13 कम 13, 13 चौके 52, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 520। भाई एक्स बराबर आ गया आपका कितना? 42,120, मेरा आंसर 42,120 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन डी। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब सारे के सारे जितने भी 25 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जिसको आपको टाइम देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको 20 सेकेंड में या 15 सेकेंड में निपटाने की कोशिश करी तो आप अपना समय व्यर्थ कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप आराम से 40 से 50 सेकेंड दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन आप 10-10, 5-5 सेकेंड में उड़ाते हुए आए हैं तो उनमें जो आपका समय बचता है वो आपको यहाँ लगाना है। ठीक, ऐसे ही परीक्षा पास की जाती है। सारे क्वेश्चन आपके 5 सेकेंड वाले, 10 सेकेंड वाले नहीं होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको समय देना पड़ता है। ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होगी तो आप 30 से 35 सेकेंड में ये क्वेश्चन को बना लेंगे पढ़ने के बाद। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक आइटम पर 20% और 25% की दो लगातार छूट देता है।
स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर रुपये 0.10 की मुफ्त खरीदारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है। एक ग्राहक रुपये 72,000 अंकित एक लैपटॉप खरीदने का निर्णय लेता है। मतलब ग्राहक 72,000 रुपये कीमत वाला एक लैपटॉप खरीदने का निर्णय लेता है और उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो उसका निवल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एक स्टोर में उसने स्कीम लगा रखी है क्या कि पहले तो 20% प्लस 25% की डिस्काउंट दे रहा है, इतने का डिस्काउंट दे रहा है, प्लस वो जो भी सामान खरीदता है ना ग्राहक उससे, उसको रिवॉर्ड पॉइंट देता है। ठीक, और एक पॉइंट बराबर है 10 पैसे के, ये उसने कह रखा है। तो भाई जो कस्टमर है वो 72,000 रुपये कीमत वाला एक लैपटॉप खरीदना चाहता है और उसके पास है 2,850 रिवॉर्ड पॉइंट। ये 2,850 रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब 285 रुपये हो गया बेसिकली, क्योंकि 1/10 रुपये से गुणा करोगे इसको तो जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, तो बताना है कि उसको टोटल कितने रुपए का पड़ा वो लैपटॉप। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है भाई मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। भाई 20% को मैं क्या कह दूँ, 20% को मैं फ्रैक्शन में 1/5 कह दूँ। बिल्कुल। इसका मतलब 20% डिस्काउंट का मतलब है अगर 5 रुपये मार्क प्राइस है तो 1 रुपये की छूट देकर बिक कितने का रहा होगा, 4 रुपये का। यही कह रहा है, लेकिन अभी बेच नहीं रहा है, अभी वो एक और डिस्काउंट दे रहा है। कितने का, 25% का। 25% को मैं फ्रैक्शन में 1/4 लिखता हूँ। बिल्कुल लिखता हूँ। इसका क्या मतलब है 25% डिस्काउंट का, कि अगर 4 रुपये मार्क प्राइस है तो 1 रुपये का डिस्काउंट देके कितने का बेच रहा हूँ भाई, 3 रुपये का। यही तो कह रहा है। बिल्कुल। देख लो भाई क्या कट रहा है। भाई इसको मैं 2 से काट रहा हूँ, क्यों बताता हूँ, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। इसका मतलब 10 रुपये MRP वाली चीज़ कितने की बिकनी चाहिए भाई, 6 रुपये की, है ना भाई। यही तो कह रहा है। लेकिन MRP कितना है, 10 नहीं है भाई, 72,000 है। कितना गुना भाई, 7200 गुना है भाई MRP। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस भी 6 रुपये नहीं होगा, ये भी कितना हो जाएगा भाई, इसको भी 7200 गुना कर दो तो 6 दूनी 12, 6 से 42 और 43। तो भाई इसका मतलब सामान बिकना चाहिए 43,200 रुपये का। लेकिन भाई कस्टमर के पास रिवॉर्ड पॉइंट भी हैं, है ना भाई। अब देखो, एक पॉइंट बराबर किसके है भाई, 1/10 रुपये के। कह दूँ 10 पैसे, यही यही कह रहा है वो, 1/10 रुपये के बराबर है। तो भाई 2850 पॉइंट बराबर किसके हो गए भाई, 1/10 गुणा में 2850 बराबर 285 रुपये के। इसका मतलब वो पॉइंट यूज़ करेगा और ये जो मेरा 43,200 रुपये है, इसमें से 285 रुपये का और डिस्काउंट खाएगा। खाएगा ना। बिल्कुल। ये हो जाएगा आपका 42,915 रुपये। इसका मतलब उसको लैपटॉप कितने का पड़ेगा भाई, 43,200 में से 285 रुपये और कम करके 42,915 रुपये का पड़ेगा उसको ये लैपटॉप। ऑप्शन बी मेरा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस बेसिक कॉमन सेंस का था, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A³ + B³ + C³ का मान क्या है यदि A + B + C = 0 हो। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने अलजेब्रा का थोड़ा सा भी फॉर्मूला झांक कर देखा है तो आपको पता होगा क्या। क्वेश्चन का तो क्या ही बताऊँ, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है A³ + B³ + C³ - 3ABC = A + B + C इंटू में A² + B² + C² -AB - BC - CA। होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल होता है भाई। देखो अब वो बोल रहा है मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक, और मेरा ये ज़ीरो दे रखा है ना, तो मैं कह दूं जब ये ज़ीरो है तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी हो ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ से मैं कह दूं A³ + B³ + C³
-3abc इज इक्वल टू 0। तो भाई मेरा क्या हो गया, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। मेरा आंसर ऑप्शन सी। एसएससी का या किसी भी नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होगा ये अलजेब्रा का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आज तक कितनी एग्जाम्स में आ चुका है। अगर आप बोलोगे ना 50 बार पूछा जा चुका होगा ऐसा क्वेश्चन, ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सीरियस मन से तो। ठीक, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का था, 1 सेकंड का क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को सिर्फ ये दिखा और कुछ नहीं दिखा सारे ऑप्शन में से। ठीक, क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है कि इफ़ a³ + b³ + c³ की वैल्यू पूछी गई हो और जहाँ a + b + c = 0 हो तो इसकी वैल्यू 3abc होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्या बोल रहा है, देखो भाई क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है भाई, मूल इसका मान बताइए क्या है। cos 36 + a इंटू में cos 36 - a प्लस cos 54 + a इंटू में cos 54 - a। फॉर्मूला दिख गया सीधे सीधे, कौन सा, cos a - b का फॉर्मूला। कैसे बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो भाई अलग अलग वैल्यू है, तो चलो भाई बनाते हैं फॉर्मूला। भाई देखो मैं किसको चेंज करूँगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ जो मुझे पहले दिख रहा है। ठीक है भाई, इसको और इसको चेंज करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। या तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, कोई एक मुझे चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। तो देखो भाई cos 36 + a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin 90 - 36 + a। और cos 36 - a को ऐसे लिख सकता हूँ, sin 90 - 36 - a। और ये जो है इसको एज इट इज़ लिख दो, प्लस cos 54 + a इंटू में cos 54 - a। ठीक है, ठीक है भाई, क्यों लिखा बताते हैं आपको। भाई देखो sin 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसीलिए तो ये लिखा है। भाई चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं बात एक ही है। क्यों? ये हो गया कॉस, इसको अगर मैं थीटा बोल दूं, इस पूरे को 36 + a को मैं थीटा बोल दूं, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा कह सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा साइन 54 - a, इसको 54 - a और इसको लिख दो साइन, ये हो जाएगा 54 + a प्लस कॉस 54 + a इंटू में कॉस 54 - a। ठीक है, ठीक है भाई, इसको दोबारा से अरेंज करके मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस वाले को यहाँ लिख देता हूँ, कॉस 54 + a और इसको लिख दो कॉस 54 - a। यहाँ देखो यहाँ लिख दो प्लस साइन 54 + a इंटू में साइन, इसको देखो 54 - a। भाई ये फॉर्मूला दिख रहा है कुछ क्या? भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किस चीज़ का फॉर्मूला है? भाई कॉस ए - बी का है कि नहीं? देखो कॉस, इस पूरे को मैं बोल दूं कॉस एक्स या वाई बोल दो, नहीं तो अगर यहाँ ए से कन्फ्यूजन हो रही है तो कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू में साइन वाई। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया। ठीक, ऐसे बोल दो तो ये हो जाएगा कॉस 54 + a माइनस, बड़ा ब्रैकेट लिखो इसको, बड़ा ब्रैकेट 54 + a माइनस 54 - a का फॉर्मूला हो गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कॉस
54 प्लस ए माइनस 54, और ये माइनस माइनस हो गए प्लस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस, भाई प्लस का 54 माइनस का 54 गया, कॉस 2a मेरा आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी मॉक टेस्ट में ज़रूर मिल चुका होगा, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते रहते हैं। ये एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न रह चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता था एसएससी पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। भाई पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए भाई, पाई चार्ट बनाने में हम थोड़े कच्चे हैं वर्ड में, एक्चुअली बिल्कुल ही कच्चे हैं, इसीलिए हमने क्वेश्चन टाइप किया और पाई चार्ट अपने हाथ से बना दिया। पता ना कि हाथ से बनाया हुआ पाई चार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में इस पर अपने सुझाव जरूर देना। और हाँ, ये बताना कि इससे क्वेश्चन की गुणवत्ता पर या क्वेश्चन देखने या समझने की गुणवत्ता पर कोई असर तो नहीं आ रहा है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोण के बीच का अंतर क्या है। ठीक है भाई, भाई ये सब परसेंटेज में दे रखा है डाटा। कोई भी डाटा अपने आप में 100% होता है, और अगर पाई चार्ट शो कर रहा है तो उसमें एंगल की बात तो पूछेगा ही पूछेगा। तो एक पाई चार्ट पर जो टोटल डाटा शो करने वाले एंगल्स का सम होता है वो होता है 360, होता है ना, बिल्कुल। तो मैं कह दूं 100% बराबर किसके, भाई 360 डिग्री के। भाई एक पाई चार्ट को इन्होंने परसेंटेज से शो कर रखा है ना, बिल्कुल। कोई और ये इसका टोटल होगा 100%। ठीक, वहीं पर पाई चार्ट में जो टोटल सम ऑफ एंगल्स होगा कितना होगा भाई, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो मैं कह दूं ये 100% बराबर किसके, 360 के, है ना भाई। और बोल रहा है बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर व्यय दर्शाने वाले कोणों का अंतर। अब बाइंडिंग पर कितना परसेंट है, 30%, और प्रिंटिंग पर है 25%। तो भाई 30% और 25% का अंतर कितना होगा भाई, भाई 5% होगा ना। अब 100% बराबर किसके, 360 के। वैल्यू पूछ रहा है 5% की, कितना गुना, भाई 1/20 गुना है 5 किसका, 100 का। तो भाई ये भी 360 नहीं होगा, इसका 1/20 गुना हो जाएगा, 20वां भाग। कितना होगा भाई, भाई 18 डिग्री मेरा आंसर। नहीं तो वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, कैसे, बोल दो क्या, यही देख लो भाई, 360 डिग्री वैल्यू किसकी, भाई 100% की, और चाहिए वैल्यू किसकी भाई, 5% की। 5 एकम 5, 5 गुना 20, 20 एकम 20, 20 गुना 18 डिग्री मेरा आंसर ऑप्शन सी। ऐसे कर लो, नहीं तो वैसे कर लो, कैसे भी कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो, घन जो भी होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, मैंने मान लिया उसकी साइड है ए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a² बराबर किसके दे रखा है, 24 के। 6 कम 6, 6 चौक 24, भाई a² बराबर 4 के। तो ए बराबर किसके हो जाएगा भाई, 2 के, होगा ना, बिल्कुल। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होती है भाई घन की, ए का क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो। a³ बराबर किसके भाई, 8 क्यूबिक यूनिट के, मेरा आंसर ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है बहुत, आपको नंबर दे रखे हैं कुछ, उनके बीच में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ऑफ, ये सब फंक्शन दे रखे, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, क्या भाई 4 से 4/5, ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5 ऑफ 5, ये कितना हो जाएगा, बट्टे में 3/5 किसका, 5 का होगा, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो भाई 4/5 गुणा 3/10 माइनस 1/5, यही है क्वेश्चन। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये हो गया आपका
8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5। भाई करो एलसीएम। नीचे वाले का 25 5 5 भाई 25 आ गया एलसीएम। 5 पंजे 25, 8 पंजे 40 प्लस 6 कम 25 से कम 25, 6 कम 6, 5 पंजे 25, 1 पंजे 5, ये हो जाएगा 41/25 बराबर 1 सहित 16/25। मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। माना ए बी सी और पी क्यू आर दो सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है। जैसे कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन। दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक। सर्वांगसम त्रिभुज है बिल्कुल, ठीक है। जिसमें मेरा एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल, इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है। बना देता हूँ एक। दो ट्राइंगल बिल्कुल ऐसे होंगे, फिर सर्वांगसम है ना, तो बिल्कुल एक जैसे होंगे। भाई एंगल ए बराबर एंगल पी 90 डिग्री है, तो ये दोनों मैंने मान लिया 90 डिग्री, ठीक। ठीक है भाई बी सी बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो पी आर मैंने बोल दिया ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन से ट्राइंगल सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये देख लो भाई पहले, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो भाई देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा साथ में होनी चाहिए। पी आर तो ए सी यहाँ होगा सी, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो ए सी यहाँ आ गया तो यहाँ बचा बी, पी आर यहाँ आ गया तो यहाँ बचा क्यू। तो देखो पी क्यू आर ए बी सी, पी क्यू आर ए बी सी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है भाई। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा बराबर होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो पी आर ए सी के बराबर होगा, तो पी आर 5 तो ए सी 5। अब बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, तो भाई आर क्यू भी बराबर 13 सेंटीमीटर होगी, होगी ना। पूछ क्या रहा है भाई, जो पूछेगा वो बता देंगे। ए बी पूछ रहा है, ए बी की वैल्यू। भाई 90 डिग्री का एंगल है, 13 5 और 12 ट्रिपलेट होता है कि नहीं। हालांकि पाइथागोरस से आप निकाल दोगे, लेकिन आप भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अगर मैथ में इतना इंटरेस्टेड हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें हाइपोटेनियस 13 है और बेस 5 है, तो परपेंडिकुलर हमेशा 12 ही सेंटीमीटर होगा। क्यों, ट्रिपलेट बनता है। तो ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर मेरा आंसर, ए बी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112 इज, 7 और 112 के बीच का मध्य अनुपात क्या है। भाई देखो कोई भी 3 नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी और सी, अगर ये प्रोपोर्शन में है मीन्स ए और बी का वही अनुपात है जो बी का सी से अनुपात है, तो हमेशा ये हो रिजल्ट होगा ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। जब भी 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं, और कभी 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो भाई ऐसा रहता है ए बाई बी बराबर सी बाय डी, जहाँ पर 4 नंबर हो गए ए बी सी और डी। ये रिजल्ट आपको मिनिमम याद होनी चाहिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे एसएससी में। तो हमारा जो केस है वो है ये वाला, 3 नंबर है ए बी और सी, इसको अभी भूल जाओ, मतलब याद रहो, लेकिन हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। ये वाला नहीं है अभी। ए बी सी 3 नंबर है, जिसमें से बी की वैल्यू पूछ रहा है और ए और सी की वैल्यू दे रखी है 7 और 112। तो बता दो भाई क्या होगी। भाई 7 बट्टा बी बराबर बी बट्टा 112, बी स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणा 112 कितना, 12 7 84, 11 और 10 7 70, 784। भाई स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, याद है ना 784 किसका स्क्वायर रूट होता है 28। मेरा आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये 2 सेकंड का था, क्योंकि 7 और 112 देखते ही मुझे पता चल गया था 784 बन रहा है, ऐसे होना चाहिए पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 5 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ कार्य करते हुए इसे कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? देखो भाई, इंग्लिश में देख लो एक बार। अ वुमन और 6 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज। ए मैन कैन फिनिश इट इन 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे? देखो भाई, एसएससी ने क्वेश्चन गलत दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैन का किसी वुमन या बॉय से एफिशिएंसी या नंबर ऑफ डेज का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन गलत क्यों है, ये एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग या मिस टाइपिंग की वजह से हुआ है, बस और कुछ नहीं। क्या मिस टाइपिंग है? यहाँ पर जो दूसरी लाइन में एसएससी ने ये आदमी दे रखा है, या आदमी की जगह लड़के होगा। यहाँ पर ये नहीं है, ये मैन की जगह बॉय होगा। क्यों? क्योंकि भाई वुमेन और बॉयज़ का रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का, उनका रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि उनके बीच में रिलेशन दे रखा है पहली लाइन में। तो अगर ये मैन की जगह बॉय हो जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ मैं, वरना मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। आदमी की जगह लड़के, लड़का, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैं कह दूं भाई 4 वुमेन बराबर किसके होगी भाई? 6 बॉयज़ के। यही तो मतलब हुआ, या तो काम पर 4 औरतें लगा दो या 6 लड़के लगा दो। तो वुमेन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया भाई? 3:2 आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल। भाई कह रहा है एक लड़का इस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। तो वर्क बराबर कितना हो गया भाई? वर्क मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू से वुमेन डिनोट कर रखी है मैंने। तो वर्क बराबर टोटल कितना हो गया भाई? एक लड़के की एफिशिएंसी है 2 और 60 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 60 दिनों में कितना काम करेगा? 120 यूनिट करेगा ना। तो टोटल वर्क हो गया 120 यूनिट। तो भाई 5 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ कार्य करते हुए कितने समय में पूरा करेंगी? भाई टाइम पूछ रहा है किसका? 5 महिलाओं का। एक महिला खाती है 3 रोटी, मीन्स एक महिला की एफिशिएंसी 3 यूनिट। 5 महिलाओं की एफिशिएंसी 5 यूनिट। मैंने बोल दिया भाई एक्स दिनों में काम पूरा करती है। करती है नहीं, ये मत लिखो। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई टोटल महिलाओं की? 3 × 5 बराबर 15 यूनिट। ये किसकी एफिशिएंसी है? ये 5 महिलाओं की एफिशिएंसी है, ठीक। तो भाई पूछ क्या रहा है? टाइम पूछ रहा है। भाई टाइम बराबर वर्क बट्टे में टोटल एफिशिएंसी किसकी? 5 महिलाओं की, बराबर 15 × 8 = 120। 8 दिन लगेंगे, ऑप्शन सी मेरा आंसर। 5 महिलाएं मिलकर 8 दिन लेगी ये सारा काम अकेले खत्म करने में, तो ऑप्शन सी 8 डेज आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक 15 सेंटीमीटर लंबा एक लंब डाला गया। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन कितनी देर का है? 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन हमें करना नहीं, हमें तो करके दिखाना है कि कैसे किया, ठीक। इसीलिए चलो करते हैं। ये कोई जीवा है मेरी और ये है वृत्त का केंद्र। भाई केंद्र से जीवा पर क्या किया है? लंब डाला है। तो लंब कैसे डलेगा भाई? ऐसे ही डलेगा। और आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, बिल्कुल। तो भाई ये जो लंब डाला है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, परपेंडिकुलर बेस। तो भाई ये रेडियस जो है मेरी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ये रेडियस ही तो है, हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। भाई देखो 15 लंब की लंबाई क्या दे रखी है परपेंडिकुलर की? भाई 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15, ठीक है। और भाई कॉर्ड की लेंथ है भाई 40। किसकी? कॉर्ड की। ये पूरे की लेंथ है 40, ठीक है। तो भाई जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो मैं कह दूं भाई ये तो 20 सेंटीमीटर होगी इसकी लेंथ, होगी ना 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल होगी। अब भाई बेस हो गया 20, परपेंडिकुलर हो गया 15, तो हाइपोटेनस कितना होगा भाई? 25 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? भाई ट्रिपलेट बनाना, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। ट्रिपलेट बनेगा, 3 4 5 का रेशियो बन रहा है, ठीक। तो मेरा हाइपोटेनस क्या हो गया? रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए मेरा आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 गुणा में सेक स्क्वायर 53 प्लस 2/√3 टेन 60 की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखो भाई सेक स्क्वायर 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बस अभी मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ। बस इसको मैं कोसेक स्क्वायर एक सेकेंड, इसको सेक ही रहने दो। 90 माइनस 54, इसको मैं कोसेक स्क्वायर 36 लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक सेकंड, ये 36 नहीं है, ये 54 है। गलती हो गई, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं कोसेक स्क्वायर 36 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब आगे का सॉल्व करते हैं, चलो। तो इसको लिख लो, कोसेक स्क्वायर 36 माइनस कॉट स्क्वायर 36 प्लस 3/2। भाई इसको कैसे लिखेंगे, भाई साइन स्क्वायर 37 को मैं कॉस स्क्वायर 53 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। साइन स्क्वायर 37 को मैं कॉस स्क्वायर 53 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि भाई इसको मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 53 लिखूंगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो इसको मैं कॉस स्क्वायर 53 लिख सकता हूँ कि नहीं, और कॉस स्क्वायर 53 को मैं 1/सेक स्क्वायर 53 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं साइन स्क्वायर 37 को मैं 1/सेक स्क्वायर 53 लिख रहा हूँ, ठीक। और सेक स्क्वायर 53 को सेक स्क्वायर 53 लिख रहा हूँ, प्लस 2/√3, और टेन 60 की वैल्यू होती है क्या, √3, स्क्वायर √3 होती है ना, बिल्कुल होती है। अब भाई देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 के बराबर। 1 के बराबर क्यों, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं भाई ये, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर 36 माइनस कॉट स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से ये कैंसिल, काट रहे हैं वैसे, कटते नहीं है। √3 से √3 गया, ये हो गया 1 प्लस 3/2 प्लस ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 6 7 8 9/2, मेरा आंसर ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 4 वर्षों के लिए 500 रुपये और 2 वर्षों के लिए 700 रुपये पर समान ब्याज दर से एक साथ मिश्रित ब्याज 280 रुपये, तो ब्याज की दर क्या है। देखो भाई क्या बोल रहा है, भाई 500 रुपये पर पी, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, जो मुझसे पूछा है, आर मल्टीप्लाई बाय टी 4 साल बट्टे में 100, प्लस कुछ ब्याज मुझे यहाँ से मिला, कुछ ब्याज मुझे आगे से मिला, कहाँ से, यहाँ से, पी 700 गुणा में आर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, गुणा में टी 2 साल के लिए बट्टे में 100। और टोटल ब्याज कितना हो गया भाई, 280 होगा ना, बिल्कुल होगा। कर लो सॉल्व, 2 0 से 2 0 काट दो पहले, ठीक। 5 चौक 20 आर, 7 दूनी 14 आर, 20 और 14 कितना हो गया, 34 आर बराबर 280। आर बराबर होगा, ये जाएगा 17 से, ये 140, 140 बट्टे 17 बराबर 8 सहित 4/7 136, 8 सहित 4/17%, मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
भाई एक चोर सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। चोरी का पता चलता है सुबह 4 बजे मालिक को, और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी वैन के साथ उसका पीछा करना शुरू करता है। तो वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा? ठीक है भाई। भाई देखो, कॉन्सेप्ट समझो, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। भाई 3 बजे वैन चुराई है उसने और भगा रहा है, भगा के यहाँ पहुँचा और अब बज गए 4। टाइम लिख देता हूँ, 3 बजे और यहाँ पर 4 बजे, ठीक है, सुबह के, ये AM है। अब भाई चोरी का पता चल गया मालिक को, मालिक यहाँ से भगाना शुरू कर रहा है, ठीक है, और ये तो चल ही रहा है, और आगे जाकर कहीं पर यहाँ पर चोर को पकड़ लेता है। ठीक, बताना है कि कितने बजे पकड़ा। ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई चोर की स्पीड कितनी है? 57 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 बजे चोरी करी तो 4 बजे तक कितनी चला दी होगी चोर ने? भाई चोर ने चला दी होगी भाई 57 किलोमीटर। कह दूं ये दूरी मेरी 57 किलोमीटर है? बिल्कुल है। तो भाई देखो, अब मालिक को पता चल गया, मालिक कर रहा है उसका पीछा। पीछा करेगा मतलब एक सेम डायरेक्शन में ही तो दौड़ रहा है वो, चोर आगे भाग रहा है और मालिक उसके पीछे। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी? भाई रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है। भाई मालिक की स्पीड 76 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड 57 किलोमीटर पर आवर। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 19 किलोमीटर पर आवर। होगी ना? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो भाई ये 19 किलोमीटर पर आवर की गति से उसको कौन सा डिस्टेंस कम करना है? भाई ये यही डिस्टेंस तो कम करना है, क्योंकि भाई अब तो मालिक भी भाग रहा है और चोर भी भाग रहा है, लेकिन मालिक तेज चल रहा है। इसका मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस है धीरे 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 कम हो जाएगा। कैसे? ये देखो आप, ये डिस्टेंस है इनके बीच का। ठीक, अब यहाँ से मालिक भागा 4 बजे, 4 बजे चोर यहाँ था और मालिक यहाँ था 4 बजे। ठीक, अब ये भागना शुरू करा दोनों ने, धीरे 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 इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मालिक तेज भाग रहा है और इस पॉइंट पर आकर मालिक चोर को पकड़ लेगा। ठीक, तो मुझे ये बताना है कि कितने बजे मालिक चोर को पकड़ेगा। तो बेसिकली मुझे ये 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस तय करना है, ये जो बीच का गैप है ये ख़त्म करना है, इतना डिस्टेंस तय करना है। तो टाइम बराबर क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 3 आवर। ये 3 आवर लगेंगे मालिक को चोर को पकड़ने में। अब मालिक को पता कितने बजे चला? भाई 4 बजे पता चला, और उसके बाद मालिक ने 3 घंटे और लगाए, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? +3 बराबर 7, 7:00 AM सुबह के। क्यों? क्योंकि भाई सुबह चोरी हुई है। सुबह 4 बजे में 3 और जोड़ेंगे तो सुबह के 7 बजे, 7 AM। मेरा आंसर ऑप्शन सी। ठीक, दोबारा समझाना है। 3 बजे चोरी करी चोर ने, 4 बजे तक चोर यहाँ पहुँच गया, तब मालिक को पता चला, मालिक पीछे भागा कितने? 76 की स्पीड से। चोर चल रहा 57 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड होगी 76 - 57, 19 किलोमीटर पर आवर। 19 की स्पीड से 57 का डिस्टेंस तय करना है। टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 3 घंटे। 4 बजे के बाद 3 घंटे और लिए मालिक ने, तो कितना समय लगेगा, मतलब कितना बच जाएगा घड़ी में चोर को पकड़ते पकड़ते? 4 - 3 = 7, मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है? रहीम की वर्तमान आयु, उसकी एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। 7 years फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 times एज ओल्ड एज सविता। वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम सविता की आयु की 3 गुना होगी। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुना होगी। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या है? देखो भाई, रहीम सविता, ठीक, उसकी वर्तमान आयु सविता की आयु की कितनी है? 5 गुना। अगर सविता की आयु 1 यूनिट होगी तो रहीम की आयु होगी 5 यूनिट, या 5 वर्ष कह लो, 1 वर्ष और 5 वर्ष। ठीक भाई, 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुना हो जाएगी। मीन्स अगर सविता की आयु 1 साल तो रहीम की आयु 3 साल। भाई देखो, आयु के एज में, मतलब क्वेश्चन में एज वाले में मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, हर जगह वही फॉलो करो, आपका आंसर गलत नहीं होगा कभी। क्या भाई, चाहे 10 साल बाद पूछे, 1000 साल बाद,
जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहता है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी मम्मी से 25 साल छोटे हो, तो आज से 50 साल बाद भी आपके और आपकी मम्मी की एज के बीच में 25 साल का ही गैप रहेगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब इन दोनों की आयु का जो गैप है वो बराबर करना पड़ेगा मुझे। यहाँ गैप कितना है? 1 और 5, 4 साल का। यहाँ गैप कितना है? 3 और 1, 2 का। भाई गैप बराबर करो। 2 को 4 बनाना है, क्या करूँगा भाई? 2 का गुणा करूँगा। यहाँ देखो दोबारा से, रहीम और सविता। भाई वर्तमान आयु का अनुपात है 5:1। 7 साल बाद अनुपात हो गया 2×6, 2 × 1 = 2, 6:2। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से 5 से 6 एज हो गई कितने साल बाद? 7 साल बाद। बट हमारे रेशियो में तो एक रेशियो बाद हो गई, 1 साल बाद। जो हमारे लिए 1 साल है, यहाँ पर 1 यूनिट है, वो क्वेश्चन में क्या है? 7 साल है। तो रहीम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। वर्तमान आयु जो यहाँ पर 5 यूनिट है वो भी कितनी हो जाएगी भाई? 7 गुना कर दो, 7×5 = 35। मेरा आंसर। समझ में आई ना बात? हमारे हिसाब से 5 साल से 6 साल होगी रहीम की आयु। कितनी बढ़ गई? 1 साल। लेकिन क्वेश्चन में कितनी बढ़ी है भाई? 7 साल। तो ये एक बराबर किसके है भाई? 7 × 7 ईयर के बराबर है ना? इसका मतलब जो रहीम की वर्तमान आयु 5 यूनिट है, 5 साल है हमारे हिसाब से, वो भी 7 गुना होगी। कितनी? 35 साल। मेरा आंसर ऑप्शन बी। इसी के साथ हो गया आज का। ठीक है भाइयों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर कमेंट किया कीजिए, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट किया कीजिए। आपको ये कैसा लग रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना? अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दिया कीजिए, वीडियो लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, उसमें कोई भी क्वेरी या किसी भी तरह का सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक, तो और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में यही बोलना चाहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जय राम जी की। धन्यवाद।